नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान। और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी और धातुओं में छिपी रक्षा की ताकत के बारे में। देश के संस्थान, देश के संस्थान, देश के विकास का आधार, भारत के गौरवशाली स्तंभ। देश के संस्थान, देश के संस्थान, देश के संस्थान। देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से हम दादू और रुचि के साथ भारत की समुद्री यात्रा पर थे। कभी मुंबई के मझगांव डॉक में पनडुब्बियों और युद्धपोतों के निर्माण को समझा, तो कभी गोवा शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की कहानी के माध्यम से जाना कि कैसे भारत ने समुद्र में अपनी शक्ति को नई पहचान दी। आज दादू और रुचि अपनी यात्रा पूरी करके घर लौट आए हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। युद्धपोत, लड़ाकू विमान, रॉकेट, मिसाइल, पनडुब्बियां, इन सब में एक ऐसी चीज समान होती है जिसे हम अपनी आंखों से तो देखते हैं, पर इसके महत्व को शायद ही समझते हैं। वो है धातु। लेकिन क्या हर धातु एक जैसी होती है? क्या साधारण इस्पात से लड़ाकू विमान बनाए जा सकते हैं? रॉकेट का इंजन हजारों डिग्री तापमान कैसे सह लेता है? और भारत ने ऐसी विशेष धातुएं स्वयं से बनाना कब शुरू की? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज दादू और रुचि हमें लेकर चलेंगे हैदराबाद, जहां स्थित है मिश्र धातु निगम लिमिटेड अर्थात मिधानी। तो आइए चलते हैं दादू के घर। हाँ, दादू, आखिरकार हम घर लौट ही आए। सच कहूँ ना तो इस बार की यात्रा मेरी सोच से भी ज्यादा रोचक निकली है। हाँ बेटा, लेकिन इस यात्रा ने बूढ़े शरीर को थका दिया है। दादू, थोड़ी सी थकी थकी सी तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने ना बहुत कुछ जाना है आपसे। थैंक यू सो मच दादाजी। रुचि बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें इस यात्रा से कुछ नया सीखने को मिला। दादू, एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है। पूछो पूछो बिटिया। दादू, हमने जहाज देखे, पनडुब्बियों के बारे में जाना, लड़ाकू विमानों के बारे में जाना, लेकिन एक बात मैंने हर जगह सुनी, विशेष इस्पात, विशेष धातु, मिश्र धातु। आखिर ये सब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या साधारण लोहे या इस्पात से काम नहीं चल सकता? शांत शांत रुचि बेटा, वाह, तुम्हारा ये प्रश्न बताता है कि हमारी यात्रा सफल रही। अब तुम केवल ये नहीं पूछ रही कि क्या बनता है, बल्कि ये जानना चाहती हो कि वो कैसे बनता है। तो फिर तो ये सस्पेंस खोल ही दीजिए दादाजी। हाँ, बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें रसोई तक चलना होगा। रसोई? मिश्र धातु और रसोई का क्या संबंध है भला? बहुत गहरा संबंध है बेटा। चलो, आज की पढ़ाई प्रयोग करके करेंगे, ठीक है? चलिए। चलो आओ। देखो, रसोई में कप रखे जाने की आवाज सुनो। ठीक है, सुनी कि नहीं सुनी? हाँ। अब गैस पर पानी उबलने की हल्की ध्वनि को सुनो। दादू, अब बताइए भी ना। मैं सोच रही थी कि आज हम हैदराबाद की बात करेंगे और आप मुझे रसोई में लेकर आ गए। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता बिटिया, वो हमारे घरों में, रसोई में, खेतों में, हर जगह छिपा हुआ होता है। बस उसे पहचानने वाले की नजर चाहिए। तो क्या मिश्र धातु भी हमारे घर में मिल जाएगी? सीधे सीधे नहीं, लेकिन उसका सिद्धांत जरूर समझ में आ जाएगा। देखो, ये स्टील का चम्मच, ठीक है, और ये पीतल की कटोरी, ठीक है, दोनों धातुओं से बने, लेकिन दोनों के गुण एक जैसे नहीं है।
वो तो है, दोनों का रंग भी अलग है और वजन भी अलग है। बिल्कुल। अब जरा सोचो, अगर हमें ऐसी धातु चाहिए जो बहुत मजबूत भी हो, जल्दी जंग भी ना लगाए, बहुत अधिक गर्मी भी सह सके और वजन में हल्की हो, तो क्या केवल एक धातु से काम चल जाएगा? शायद नहीं। यही सोच वैज्ञानिकों ने भी अपनाई। उन्होंने अलग अलग धातुओं को उचित अनुपात में मिलाकर ऐसी नई धातुएं बनाई जिनमें कई अच्छे गुण एक साथ हो गए। इन्हें ही मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। यानी जैसे अलग अलग मसालों को सही मात्रा में मिलाकर एक नया स्वाद तैयार किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही बेटा। यदि किसी व्यंजन में केवल नमक ही डाल दिया जाए तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जब हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च और दूसरे मसाले सही सही मात्रा में मिलते हैं तभी भोजन स्वादिष्ट बनता है। ठीक उसी तरह धातुओं के साथ भी होता है बेटा। वाह दादू, अब मुझे मिश्र धातु का मतलब समझ में आया। लेकिन बिटिया, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कहानी समाप्त नहीं होती मतलब? घर में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातुएं और लड़ाकू विमान या रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातुएं एक जैसी नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है दादाजी? क्योंकि उनकी परीक्षा साधारण नहीं होती बेटा। सोचो, एक लड़ाकू विमान ध्वनि की गति के आसपास उड़ रहा है। उसके इंजन के भीतर तापमान कई स्थानों पर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दूसरी ओर पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में अत्यधिक दबाव झेल रही होती है। वहीं रॉकेट को प्रक्षेपण के समय भीषण कंपन, अत्यधिक ताप और अपार बल का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में साधारण धातु अपना आकार बदल सकती है, कमजोर पड़ सकती है या टूट भी सकती है। यानी हर कठिन काम के लिए अलग तरह की धातु चाहिए दादाजी। बिल्कुल। और ऐसी ही विशेष धातुओं का निर्माण करने के लिए भारत को एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता थी जो केवल उत्पादन ना करे बल्कि लगातार नई धातुओं पर अनुसंधान भी करे। क्या तभी मेधानी की स्थापना हुई थी? लगता है यही बताना चाह रहे हैं आप मुझे। अब तुम सही दिशा में पहुंच गई हो। हाँ, ये अखबार वाला आया है क्या? हाँ दादू, रुकिए, मैं अखबार लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। अरे दादू, इसमें तो किसी रॉकेट प्रक्षेपण की तस्वीर छपी है। देखा, हम रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं बेटा। रॉकेट उड़ गया, मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, नया लड़ाकू विमान बना, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि इन सब के पीछे उन धातुओं का भी योगदान है जिनके बिना ये सब संभव नहीं होता। सच दादू, हम मशीन तो देखते हैं लेकिन उसे बनाने वाली धातु के बारे में शायद ही सोचते हैं। और आज की हमारी यात्रा उसी अनदेखे नायक की कहानी है। दादू, लगता है हमारी ये यात्रा किसी पाठशाला से कम नहीं रही। सही सही, बिल्कुल सही कहा बेटा। एक बात तो मुझे अब समझ में आई है कि विशेष मिश्र धातुएं क्यों जरूरी हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब आज से 50-60 साल पहले ना तो इतने आधुनिक कंप्यूटर थे, न इतनी मशीनें थीं, तब भारत ने इतनी कठिन धातुएं बनाने की शुरुआत कैसे की होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, और इसी प्रश्न का उत्तर हमें सन 1973 में ले जाता है। 1973? यानी आज से लगभग आधी सदी पहले। स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये निश्चय तो कर लिया था कि हमें रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं रहना है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। समस्या? कौन सी समस्या दादू? भाई, मान लो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा डिजाइन हो, सबसे अच्छे वैज्ञानिक हो, सबसे कुशल इंजीनियर हो, लेकिन जिस धातु से मशीन बननी है वही तुम्हारे पास ना हो तो क्या होगा? फिर तो सारी योजना ही रुक जाएगी दादाजी। बिल्कुल। उस समय भारत के सामने बिल्कुल यही चुनौती थी। विशेष धातुएं विदेशों से मंगानी पड़ती थी। वो बहुत महंगी होती थी, हर समय उपलब्ध भी नहीं हो पाती थी, और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी देश अपनी सर्वोत्तम तकनीक आसानी से साझा नहीं करता था। यानी यदि किसी कारण से वे धातुएं मिलना बंद हो जाती तो हमारे कई बड़े वैज्ञानिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो सकते थे। ठीक यही चिंता हमारे वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के मन में भी थी।
उन्होंने सोचा, जब रॉकेट, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां हमारी होंगी तो उन्हें बनाने वाली धातु भी हमारी ही होनी चाहिए। ये तो है। इसी दूरदृष्टि का परिणाम था वर्ष 1973 में हैदराबाद में स्थापित हुआ मिश्र धातु निगम लिमिटेड। क्या हुआ? मिश्र धातु निगम लिमिटेड। वेरी गुड, जिसे आज पूरा देश मिधानी के नाम से जानता है। यानी मिधानी की स्थापना केवल एक नया कारखाना बनाने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि भारत को उन धातुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुई थी जिन्हें भविष्य की तकनीक की रीढ़ माना जाता है। बिल्कुल, शाबाश। और यही कारण है कि मिधानी केवल धातु नहीं बनाती, वो भारत के वैज्ञानिक सपनों को आकार देती है। ओहो दादू, लो अब बिजली चली गई, इन्वर्टर क्यों नहीं चला लेकिन? बेटा, लगता है इन्वर्टर भी थोड़ी देर आराम करना चाहता है। अच्छा दादू, हाँ। एक बात बताइए ना, अगर बिजली चली जाए तो हम थोड़ी देर असुविधा में रहते हैं, लेकिन अगर किसी देश को जरूरत के नाम पर विशेष धातुएं ही ना मिले तो? तब केवल असुविधा नहीं होती बिटिया, देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अभियान, यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण उद्योग भी प्रभावित हो सकते हैं। अब समझ में आया। इसलिए विशेष धातुओं में आत्मनिर्भर होना किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन, ऊर्जा और सुरक्षा। और अभी तो तुमने मिधानी की दुनिया का दरवाजा ही खोला है। अभी तुम्हें टाइटेनियम की कहानी सुननी है, सुपर मिश्र धातुओं का विज्ञान समझना है, विशेष इस्पात की ताकत जाननी है। अच्छा दादू, ये टाइटेनियम धातु में ऐसा क्या होता है कि पूरी दुनिया इसकी इतनी चर्चा करती है? मान लो तुम्हें 3 अलग अलग काम करने हैं। एक ऐसा पुल बनाना है जिस पर रोज हजारों वाहन चलेंगे। ठीक है। एक ऐसा हवाई जहाज बनाना है जो आसमान में ध्वनि की गति से उड़ सके। और एक ऐसा रॉकेट बनाना है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर अंतरिक्ष तक पहुंच जाए। तो क्या तुम इन तीनों में से एक ही प्रकार की धातु का उपयोग करना चाहोगी? नहीं दादू, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों की जरूरतें अलग अलग हैं। देखिए ना, अब पुल को मजबूती चाहिए, हवाई जहाज को हल्कापन चाहिए, और रॉकेट को इतनी ताकत चाहिए कि वो आग और अत्यधिक तापमान को भी सह सके। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, यही कारण है बेटा कि मिधानी केवल एक धातु नहीं बनाती, बल्कि अनेक प्रकार की विशेष धातुओं और मिश्र धातुओं का निर्माण करती है। और ऐसी ही एक धातु है टाइटेनियम। दादाजी, टाइटेनियम का नाम मैंने कई बार सुना है। चलो चलो चलो, एक छोटी सी कल्पना करते हैं। अगर मैं तुम्हें 2 छड़ें दूं, पहले लोहे की, दूसरी टाइटेनियम की, और दोनों की मजबूती लगभग समान हो, लेकिन टाइटेनियम वाली छड़ वजन में काफी हल्की निकले, तो तुम किसे चुनोगी? जाहिर है दादाजी, टाइटेनियम वाली ही चुनूंगी, क्योंकि उसमें मजबूती भी है और उसका वजन भी कम है। सही कहा बेटा, टाइटेनियम बहुत मजबूत होता है और वजन अपेक्षाकृत कम होता है। इस पर जंग भी बहुत कम लगती है, ठीक है, और ये अत्यधिक तापमान को भी सह सकता है। इसी कारण इसे अंतरिक्ष, रक्षा और विमानन जगत की सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में गिना जाता है। यानी लड़ाकू विमानों में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि विमान मजबूत भी रहे और भारी भी ना हो। यदि विमान का वजन आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो उसे उड़ाने के लिए अधिक ईंधन लगेगा, गति कम होगी और उसकी क्षमता भी प्रभावित होगी। इसलिए हर अतिरिक्त किलोग्राम बचाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, और रॉकेट में? रॉकेट में इसका महत्व और बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि वहां हर ग्राम वजन की कीमत होती है। समझ में आ रहा है? रॉकेट जितना हल्का होगा उतना अधिक भार अंतरिक्ष तक ले जा सकेगा। वाह दादू, एक धातु का चुनाव भी पूरे मिशन की सफलता पर तय कर सकता है। सिर्फ टाइटेनियम ही नहीं, मिधानी की प्रयोगशाला में ऐसी धातुएं भी बनती हैं जिन्हें सुपर मिश्र धातुएं कहा जाता है। सुपर मिश्र धातु? दादू, क्या ये सचमुच किसी सुपर हीरो जैसी होती है? हाँ बेटा, इसलिए इन्हें गैस टरबाइन इंजनों, लड़ाकू विमानों, रॉकेट इंजनों, अंतरिक्ष यानों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे अत्यंत कठिन वातावरण में उपयोग किया जाता है। मिधानी जैसी संस्थाओं में केवल धातु नहीं बनाई जाती, बल्कि वर्षों तक उनका परीक्षण भी किया जाता होगा ना? हाँ बेटा, हर नई मिश्र धातु को कई कसौटियों पर परखा जाता है। उसकी मजबूती, गर्मी सहने की क्षमता, दबाव झेलने की क्षमता,
जंग से बचाव और लंबे समय तक टिके रहने जैसे अनेक गुणों की जांच की जाती है। दादू, आपने टाइटेनियम और सुपर मिश्र धातुओं की बात बताई, लेकिन क्या मिधानी केवल यही बनाती है? नहीं बेटा, मिधानी की एक और बड़ी पहचान है, विशेष इस्पात। दादू, इस्पात तो हम रोज सुनते हैं, फिर विशेष इस्पात में क्या अंतर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। जिस प्रकार हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार इस्पात भी एक जैसा नहीं होता। किसी इस्पात को अधिक कठोर बनाया जाता है, किसी को अधिक लचीला, और किसी को ऐसा कि वो वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में कभी खराब ना हो। मतलब जरूरत के अनुसार उसके गुण बदले जाते हैं। बिल्कुल बेटा। रक्षा उपकरणों, पनडुब्बियों, मिसाइल प्रक्षेपण प्रणालियों और अनेक भारी मशीनों के लिए ऐसे विशेष इस्पात की आवश्यकता होती है जिसमें मजबूती और टिकाऊपन दोनों होता है। शायद इसलिए मिधानी को देश की रक्षा और वैज्ञानिक प्रगति की एक मजबूत नींव कहा जाता है। बिल्कुल बेटा। और अब समय आ गया है उन लोगों की बात करने का जो इन धातुओं को केवल बनाते ही नहीं बल्कि उन्हें निरंतर बेहतर भी बनाते रहते हैं। मैं बताती हूँ। मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। धातुओं की असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। दादू, अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। आखिर मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता करते क्या है? क्या उनका काम केवल धातु बनाना होता है? यही तो सबसे सुंदर बात है बिटिया। धातु स्वयं कभी महान नहीं बनती, उसे महान बनाते हैं वे लोग जो उसके गुणों को समझते हैं। मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता केवल धातु नहीं बनाते बल्कि उसकी प्रत्येक विशेषता को गढ़ते हैं। यानी किसी विशेष धातु के बनने के पीछे भी अनेक लोगों की मेहनत, अनुभव और वैज्ञानिक सोच होती होगी। यही तो किसी बड़े वैज्ञानिक संस्थान की विशेषता होती है। यहाँ हर व्यक्ति एक अलग जिम्मेदारी निभाता है। कोई नई मिश्र धातु की संरचना तैयार करता है तो कोई उसे पिघलाने की प्रक्रिया तय करता है, कोई उसकी गुणवत्ता की जांच करता है और कोई ये सुनिश्चित करता है कि वो धातु रक्षा या अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है या नहीं। यानी एक छोटी सी धातु तैयार करने के पीछे भी पूरी एक टीम काम करती है। हाँ बेटा, कई बार तो किसी नई मिश्र धातु को विकसित करने में महीनों नहीं बल्कि वर्षों का समय लग जाता है। दादू, क्या वैज्ञानिक सचमुच बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं? हाँ बेटा, जहाँ विशेष धातुओं का निर्माण होता है वहाँ अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। विशेष सुरक्षा वस्त्र, सुरक्षा चश्मे, दस्ताने और आधुनिक उपकरणों की सहायता से ये कार्य किया जाता है, क्योंकि यहाँ साधारण लोहे को नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक को आकार दिया जा रहा होता है। भविष्य की तकनीक। दादू, कितना सुंदर विचार है ना? और याद रखो, विज्ञान में केवल कल्पना पर्याप्त नहीं होती बेटा, हर नए विचार को प्रयोगों से सिद्ध करना पड़ता है। यानी असफलता भी उनके काम का हिस्सा होती है। एक वैज्ञानिक असफल प्रयोग से निराश नहीं होता बल्कि ये समझता है कि अब उसे कौन सा रास्ता नहीं अपनाना है। दादू, आपने बताया था कि मिधानी के वैज्ञानिक नई नई मिश्र धातुएं विकसित करते हैं, लेकिन मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि किसी नई धातु की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? देखो, किसी भी विशेष धातु का जन्म भट्टी में नहीं बल्कि एक आवश्यकता से होता है। आवश्यकता से? मान लो रक्षा वैज्ञानिकों को ऐसा लड़ाकू विमान बनाना है जो पहले से अधिक तेज उड़ सके, या अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ऐसा रॉकेट चाहिए जो अधिक भार लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच सके। तब वे सोचते हैं क्या वर्तमान धातुएं इस काम के लिए पर्याप्त हैं? और यदि उत्तर ना हो तो वहीं से मिधानी के वैज्ञानिकों का नया सफर शुरू हो जाता है। नया सफर? तो दादू, सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि नई धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसे कितना मजबूत होना है, कितना हल्का होना है, कितनी गर्मी सहनी है और कितने वर्षों तक बिना खराब हुए काम करना है। यानी पहले लक्ष्य तय होता है, फिर धातु बनाई जाती होगी। बिल्कुल बेटा। उसके बाद कंप्यूटर की सहायता से धातु की संरचना पर काम किया जाता है। वैज्ञानिक ये अध्ययन करते हैं कि किन किन धातुओं को किस अनुपात में मिलाने से अपेक्षित गुण प्राप्त हो सकते हैं।
लेकिन दादू, हम्म, क्या केवल अनुपात बदल देने से धातु के गुण बदल जाते हैं? कई बार हाँ, जैसे भोजन में मसालों का संतुलन स्वाद बदल देता है, वैसे ही मिश्र धातु में प्रत्येक तत्व की मात्रा उसके गुणों को प्रभावित करती है। और उसके बाद? फिर चुनी हुई धातुओं को विशेष भट्टियों में अत्यधिक तापमान पर गलाया जाता है। कई बार ये प्रक्रिया निर्वात अर्थात वैक्यूम वातावरण में की जाती है, ताकि धातु में कोई अशुद्धि ना मिल सके। दादू, हम्म, यानी हवा भी तो कभी कभी धातु की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है? बिल्कुल। ऑक्सीजन या अन्य गैसें कुछ धातुओं के गुण में बदल जाती हैं। इसलिए विशेष धातुओं के निर्माण में वातावरण तक को नियंत्रित किया जाता है बेटा। फिर धातु तैयार की जाती होगी। नहीं बेटिया, अभी तो ये शुरुआत है। पिघली हुई धातु को सांचे में डाला जाता है, उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ताकि उसकी आंतरिक संरचना सही बन पाए। यानी जल्दी ठंडा करने से भी फर्क पड़ सकता है? कई बार ठंडा करने की गति ही धातु की मजबूती तय करती है बेटा। इसलिए हर चरण समय और तापमान के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद? उसके बाद बेटा फिर बारी आती है फोर्जिंग प्रेस की। इसमें भारी दबाव देकर धातु को नया आकार दिया जाता है। इससे उसकी आंतरिक संरचना और अधिक मजबूत हो जाती है। मतलब धातु को केवल पिघलाया ही नहीं जाता, उसे गढ़ा भी जाता है। हाँ बेटा, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही अभियंता धातु को आकार देकर उसे उपयोग के योग्य बनाते हैं। और दादू, फिर उसकी जांच होती होगी? हाँ बेटा, यहीं से शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा। वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से उसकी सूक्ष्म संरचना देखते हैं, उसकी कठोरता मापते हैं, उसे खींचकर, मोड़कर और दबाव देकर परखा जाता है। कई नमूनों को अत्यधिक तापमान और कठिन परिस्थितियों में भी जांचा जाता है। दादू, इतनी सारी परीक्षाएं? क्योंकि बेटा रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुमान की कोई जगह नहीं होती। वहाँ केवल वही धातु पहुँचती है जिसने हर परीक्षा सफलता से पार की हो। सो तो है दादाजी। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मिधानी में बनी हर धातु की अपनी एक कहानी होती होगी। हाँ बेटा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर विशेष धातु की अपनी एक यात्रा होती है। यात्रा? हाँ बेटा, कल्पना करो, अभी अभी मिधानी की प्रयोगशाला में एक विशेष मिश्र धातु तैयार हुई है। गुणवत्ता की हर परीक्षा में वो सफल रही। अब उसे सावधानी से पैक किया जा रहा है। अब जब देश को जहां उसकी आवश्यकता होगी, वो वहीं पहुंच जाएगी। यानी एक ही संस्थान से निकली धातु अलग अलग क्षेत्रों में जा सकती है। इसी तरह अंतरिक्ष में उपयोग होने वाली सामग्री का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाता है। वहाँ ना मरम्मत करने कोई मिस्त्री जा सकता है, ना कोई पुर्जा बदलने की कोई गुंजाइश होती है। इसीलिए धातु पहली बार में ही विश्वसनीय होनी चाहिए। अच्छा दादू, क्या मिधानी की धातुएं समुद्र तक भी पहुंचती हैं? हाँ बेटा, युद्धपोतों और पनडुब्बियों के अनेक उपकरणों में भी विशेष धातुओं की आवश्यकता होती है। समुद्र का खारा पानी सामान्य धातुओं पर जल्दी असर डाल सकता है, लेकिन कुछ विशेष मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जो कठिन समुद्री वातावरण में भी लंबे समय तक अपना काम बखूबी कर सकती हैं। दादू, क्या केवल रक्षा क्षेत्र ही इन धातुओं का उपयोग करता है? नहीं बेटा, विशेष धातुओं की आवश्यकता ऊर्जा क्षेत्र में भी पड़ती है। कुछ धातुएं ऐसे उपकरणों में उपयोग होती हैं जो बहुत अधिक तापमान और दबाव पर लगातार काम करते हैं। यदि वहां साधारण धातु लगा दी जाए तो पूरा संयंत्र प्रभावित हो सकता है। यानी धातु का चुनाव केवल मजबूती नहीं, सुरक्षा से भी जुड़ा होता है। बिल्कुल बेटा, इसीलिए वैज्ञानिक किसी भी धातु को उपयोग में लेने से पहले उसके प्रत्येक गुण का गहराई से अध्ययन करते हैं। अच्छा दादू, इन विशेष धातुओं का उपयोग और कहाँ-कहाँ होता है? ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा, कुछ विशेष धातुओं का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। सच में? हाँ बेटा, जब किसी व्यक्ति के शरीर में कृत्रिम जोड़ हड्डी का विशेष इम्प्लांट या कुछ अन्य चिकित्सा उपकरण लगाए जाते हैं, तब भी ऐसी धातुओं की आवश्यकता होती है जो शरीर के अनुकूल हों, मजबूत हों और लंबे समय तक सुरक्षित रहें।
दादू, मिधानी तो देश के सपनों को आकार देती है। हाँ बेटा, उन सपनों में कहीं एक सैनिक का विश्वास होता है तो कहीं एक वैज्ञानिक का वर्षों का परिश्रम, कहीं एक वैमानिक का साहस होता है और कहीं एक मरीज की नई उम्मीद। दादू, मुझे लगता है कि ये कहानी केवल मिधानी की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो चुपचाप देश को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं। सही कहा बेटा तुमने। और मैं देश के विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा, यदि तुम्हें विज्ञान अच्छा लगता है, यदि तुम्हें नई चीजें सीखने और समस्याओं का समाधान खोजने में आनंद आता है, तो याद रखना, भविष्य का कोई वैज्ञानिक, अभियंता या शोधकर्ता आज किसी विद्यालय की कक्षा में बैठा हो सकता है। हो सकता है अगली पीढ़ी के विमान, रॉकेट या अंतरिक्ष यान के लिए नई धातुएं खोजने वाला वैज्ञानिक आज हमारी ही तरह जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछ रहा हो। यानी बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे प्रश्नों से होती है। हाँ बेटा, जिज्ञासा ही विज्ञान की पहली सीढ़ी है और परिश्रम उसकी सबसे बड़ी शक्ति। रुकिए, आप बैठिए, मैं देखती हूँ कौन आया है। हाँ बेटा, हाँ, जरा पानी का गिलास दे देना। हाँ दादू, ये रहा आपका गिलास। दादू, मेरी दोस्त आई है, मैं थोड़ी देर में नीचे से आती हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है। श्रोताओं, आज के इस रोचक सफर में हमने जाना कि मिधानी केवल विशेष धातुओं का निर्माण करने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक क्षमता और रक्षा शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक और अभियंता अपने ज्ञान, शोध और अथक परिश्रम से ऐसी धातुएं विकसित करते हैं जो हमारे लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, युद्धपोतों, अंतरिक्ष अभियानों और अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नई शक्ति प्रदान करती है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि विज्ञान के प्रति हम जिज्ञासा बनाए रखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, सीखते रहेंगे और अपने ज्ञान से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का प्रयास करेंगे। तो श्रोताओं, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए। देश की संसार, देश के संसार, देश के संसार।